तो बेटा 4 यूनिट तुम्हारी जैसे कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट यूनिट है एनालाइजर्स एंड रिकॉर्डर्स। तो इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ेंगे, जैसे पहले यूनिट्स में हमने पढ़ा था टेम्परेचर मेजर हमने कर लिया, प्रेशर मेजर हमने कर लिया, लेवल हमने मेजर कर लिया। तो एनालाइजर्स के थ्रू हम बेसिकली करते हैं कंसंट्रेशन को मेजर। तो इसमें 3-4 तरह की चीज़ें आएंगी तुम्हारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि पीएच मेजरमेंट होगी, विस्कोसिटी मेजरमेंट होगी। और एनालाइजर्स में 2-3 तरह के एनालाइजर्स आएंगे, ऑक्सीजन एनालाइजर, इंफ्रारेड एनालाइजर, और तीसरा है तुम्हारा ऑफसेट एनालाइजर। तो सबसे पहले आते हैं, चलो पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीएच क्या होता है बेसिकली तुम्हें पता है। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है किसी गिवन सॉल्यूशन में, वो हम निकालते हैं पीएच के द्वारा। ठीक है। तो पीएच बेसिकली हमें बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या तीसरा तुम्हारा सॉल्यूशन न्यूट्रल किस रेंज पे होगा। तो ये तुम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है। जैसे कि अगर न्यूट्रल पीएच होगी तो न्यूट्रल पीएच किस वैल्यू पे आती है तुम्हारी, जब पीएच की वैल्यू तुम्हारी हो 7। एसिडिक कब होगा कोई भी सॉल्यूशन, जब उसकी पीएच रेंज हो 0 से लेके 7 तक, यानी 7 से नीचे। और 7 से ऊपर जिसकी पीएच हो तो उस केस में हमारी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। तो पीएच मेजरमेंट के लिए जो हमारा पीएच मीटर होता है उसमें बेसिकली 3 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोड होगा तुम्हारा मेजरिंग इलेक्ट्रोड, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड होगा तुम्हारा इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और तीसरा इलेक्ट्रोड होगा तुम्हारा पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम। तो मेजरिंग इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है। जो किसके मेजरमेंट में काम आता है, पीएच मेजरमेंट में हमारा काम आता है। ये ग्लास जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, एक ग्लास मेम्ब्रेन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, ग्लास मेम्ब्रेन। जैसे ये तुम्हारा देखो इसमें डायग्राम में दिख भी रहा है, क्या है, पीएच मेजरिंग ग्लास इलेक्ट्रोड है। तो इसका सबसे जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लास एनवेलप, बाहर वाला जो पोर्शन है। और इसके सबसे नीचे देखो एक होता है तुम्हारा प्लेटिनम वायर, यहाँ पर देखो नीचे प्लेटिनम वायर है। ठीक है। और प्लेटिनम वायर जो है वो किसके अंदर डिप्ड है, एक बफर सॉल्यूशन के अंदर। बफर सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि जिसमें एसिडिक भी वही उतना ही एसिड हो और उतना ही बेस हो, यानी कि इतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो और उतनी ही तुम्हारी ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। और उसके बाहर होता है एक पीएच सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जो बिल्कुल ये बाहर वाली जो बॉडी दिख रही है इसकी, उसमें क्या है, पीएच सेंसिटिव मेम्ब्रेन। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हम जिसका हमें पीएच मेजर करना होता है उस सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डिप कर देते हैं, जो हमारा होता है मेजरिंग इलेक्ट्रोड, या जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड। इसके उसके अंदर डिप कर देंगे, जिससे कि जो इसका हमारा बफर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं दोनों के दोनों, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड की तरफ। और उससे रिलेटेड अगर हमें इस सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा तो हमें एक और इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होगी, तो हम दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम होता है हमारा, जैसे पहले ही बताया था मैंने, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसका सबसे जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लास एनवलप, और ग्लास एनवलप के अंदर होती है हमारी ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर जैसे उसमें भी होता थी, पहले वाले में भी वायर जो हम लेते थे प्लेटिनम की वायर लेते थे, तो इसके अंदर भी जो हम वायर लेंगे वो वायर लेंगे प्लेटिनम वायर ही लेंगे। और वो किसके अंदर डिप होती है, कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर, कैलोमल पेस्ट के अंदर। और कैलोमल पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मरकरस क्लोराइड के अंदर। और उसका जो बाहर वाला पोर्शन होगा तुम्हारा, जो ग्लास ट्यूब और जो ग्लास एनवेलप के बाहर वाला पोर्शन होगा, उसके बीच में हमारे फिलअप होती है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पोटेंशियल क्लोराइड सॉल्यूशन हम इसमें किस लिए लेते हैं, क्योंकि उसकी पीएच चेंज नहीं होती है टाइम के अकॉर्डिंग, पीएच उसकी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि लगभग ये लगाइए कि न्यूट्रल पीएच होती है उसकी 7 के आसपास। तो इसकी पीएच चेंज नहीं होगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को तुम्हारा और मेजरिंग इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो जो तुम्हारी पीएच चेंज होगी वो कौन से इलेक्ट्रोड की चेंज होगी, मेजरिंग इलेक्ट्रोड की। और उसके बाद में मेजरिंग इलेक्ट्रोड की जो हमारी मेजरमेंट चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पीएच की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। थर्ड है तुम्हारा इसमें पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम। तो पोटेंशियल मेजरिंग सिस्टम में कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम देखो ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर देखो क्या चीज़ गिवन है, दोनों तरह के इलेक्ट्रोड हमने ले लिए हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये इधर तो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड और इस तरफ क्या है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन का हमें क्या मेज़र करना है कि पीएच कितनी है।
तो इसमें जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसकी पीएच तो चेंज होगी नहीं, जैसे हम किसी इसके अंदर डिप करेंगे। होगा क्या, डिप करने के बाद ग्लास इलेक्ट्रोड के जो बाहर हमने बफर सॉल्यूशन लिया था उसमें जो हाइड्रोजन आयन थे या OH नेगेटिव आयन थे वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन नीचे वाला जो हमने लिया है वो बेसिक होगा, बेसिक यानी कि जिसमें OH नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन जो बफर सॉल्यूशन के अंदर है वो माइग्रेट करेंगे तुम्हारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरफ, और जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। और ये बाद में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दोनों कनेक्टेड होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर के साथ ऐसे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज को। तो वो जो चेंज आएगा करंट में या वोल्टेज में, वोल्टेज मेजर होगी, और उस वोल्टेज को हम कैलिब्रेट कर लेंगे। किसकी फॉर्म में कैलिब्रेट करेंगे, वो हम पीएच की फॉर्म में। तो जिससे हमारी पीएच की वैल्यू आ जाएगी कि सॉल्यूशन की हमारी गिवन पीएच क्या है। ये जो डायग्राम दे रखा है ये थोड़ा टफ भी डायग्राम है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि बना के दिखाता हूँ। सिंपली तुमने ये सॉल्यूशन लिया एक, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप कर दिया ऐसे, एक ही इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड तुमने ये डिप कर दिया है इसके अंदर, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोटेंशियोमीटर के साथ से, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया तुम्हारा इधर, ये वाला इलेक्ट्रोड जिससे तुम्हारा ये वाला तो इलेक्ट्रोड हो, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है ये टॉपिक। चलो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा विस्कोसिटी मेजरमेंट का। तो विस्कोसिटी बेटे तुम्हें जैसे सभी को पता है कि विस्कोसिटी क्या होती है, पता है किस चीज़ में पढ़ी है तुमने, ये फ्लूइड फ्लो में। हाँ, फ्लूइड फ्लो का टॉपिक था विस्कोसिटी मेजरमेंट। तो विस्कोसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच अफेक्ट्स इट्स बिहेवियर को इफेक्ट करती है। जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसकी वजह से, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कि कोई फ्लूइड है वो कितना फ्लो करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। तो विस्कोसिटी निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, विस्कोसिटी का फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा हम इसको निकालते हैं। न्यूटन्स लॉ में हम क्या बताते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy, यानी कि शियर स्ट्रेस वो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, शियर स्ट्रेन के या वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जो कि हमारा फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, जिसमें टाउ क्या होती है तुम्हारी शियर स्ट्रेस, म्यू क्या होगा विस्कोसिटी, और du/dy क्या होगा, या तो हम वेलोसिटी बोल दें या रेट ऑफ शियर स्ट्रेस बोल देते हैं इसका इसके अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि विस्कोसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज़ है, और उसके बाद आती हैं उसकी यूनिट। जैसे कि तुम्हें पता है SI यूनिट क्या होगी विस्कोसिटी की, पास्कल, और उसको हम बोल देते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी CGS यूनिट होगी पॉइज और पॉइजली भी इसको हम बोल देते हैं। और ऐसी एक क्वांटिटी होती है कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, ये तो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। तो न्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये वाला फार्मूला तुम्हारा। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। CGS यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और दूसरी यूनिट होती है इसकी स्टोक्स और सेंटी स्टोक CGS में, ठीक है। SI तो होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और CGS यूनिट क्या होगी स्टोक एंड सेंटी स्टोक। थैंक यू।